कि मैं डोनर आईवीएफ नहीं करता और ना मैं कभी करूँगा लाइफ में, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप अल्लाह के खिलाफ जा रहे हो। तो बिल्कुल। मैं वो चीज़ प्रमोट ही नहीं करता और ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। यहाँ पे लोगों को समझना चाहिए ये बहुत मतलब ये बेहतर है आपके लिए अगर आपके पास बच्चे ना हो। देखिए आईवीएफ के डिसीजन को लेके मैं बोलूँगा कि ये डिपेंड करेगा आपकी एज को लेके, आपके एमएच और अदर फैक्टर्स को लेके। दूसरा, केमिकलाइज्ड फूड्स जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं घरों में, जो हम खा रहे हैं, वो बहुत हद तक इफेक्ट कर रहा है आपके स्पर्म्स को। यहाँ पे इतनी कॉन्शियसनेस डेवलप हो चुकी है लोगों में कि वो ये सोचते हैं कि पहले हम अपना कैरियर स्टेबलाइज करेंगे, उसके बाद हम शादी करेंगे। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है, क्योंकि जब अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं रेडियो 89.6 एफएम पैगाम शोपियान का सोशल मीडिया हैंडल। शादी के बाद हर एक कपल की जिंदगी में एक ट्रांजिशन आता है। ट्रांजिशन आता है बच्चों के रूप में। जब बच्चे घर में आती है तो खुशियां उठती हैं, खुशियां खिलती हैं। लेकिन एक चीज है कि बहुत सारे आज ऐसे कपल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अब या मैं यूं कहूं कि इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, मिसकरेज हो रहा है। क्या कुछ वजूहात है कि हमारे कश्मीर में ये चीजें जो है ज्यादा हो रही है? इसी के लिए हमारे साथ एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टर मुफीद भट्ट साहब। इनसे आज जानेंगे हम इनफर्टिलिटी क्या है, मिसकरेज क्या है, क्यों हो रहा है और क्या वजूहात है और हमें क्या करना चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। वालेकुम सलाम, आपका यहाँ आने के लिए थैंक यू। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, आजकल जैसा कि आप जानती है, आपके क्लिनिक पे या आपके हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते होंगे इनफर्टिलिटी और मिसकरेज को लेकर। लेकिन ये दोनों चीज़ें मुझे लगता है कि सेम नहीं है। इनफर्टिलिटी एंड मिसकरेज दोनों अलग अलग चीज़ें। तो अगर हम इसे मेडिकली डिफाइन करेंगे इनफर्टिलिटी को और मिसकरेज को, तो ये क्या होता है? देखिए इनफर्टिलिटी की अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन को देखें तो इसमें दो तरह की डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन हमने कैटेगराइज की है एज बेसिस पे। जी। अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट की एज लेस दैन 35 है और वो 1 साल से कोशिश कर रहे हैं कंसीव करने की, लेकिन उन उस 1 साल की ड्यूरेशन में वो इकट्ठे रह रहे हैं, तो अगर वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, इसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अच्छा। अगर यही एज 35 से ज़्यादा है और पिछले 6 महीने से वो कोशिश कर रहे हैं कंसीव करने की और नहीं हो पा रहा है, तो इसको भी हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अब इसकी हमने कुछ सब कैटेगरीज की हैं, जिसका हम बोलते हैं कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी, जो बिल्कुल कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनका कोई बच्चा नहीं होता है। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, जो पहले एक बार कंसीव कर चुके हैं लेकिन अभी उनकी डिफ़िकल्टी हो रही है दोबारा कंसीव करने के लिए, तो इसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। ये दो साइंटिफिक डिफिनेशंस हैं इनफर्टिलिटी को लेके। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सब फर्टाइल होते हैं कि कंसीव करते हैं फिर अबॉर्शंस वगैरह हो रहे होते हैं, तो वैसे पेशेंट्स भी होते हैं। लेकिन अगर हम मिसकैरेजेस की बात करें तो मिसकैरेज और इनफर्टिलिटी दो टू डिफरेंट थिंग्स हैं। मिसकैरेज का मतलब होता है कि आप कंसीव कर रही हैं लेकिन आपका यूट्रस होल्ड नहीं कर पा रहा है प्रेगनेंसी को। उसके बहुत सारे अलग फैक्टर्स हैं, चाहे उसमें जेनेटिक फैक्टर हो जो मोस्ट कॉमन होता है कि अर्ली जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शंस होते हैं, या उनका यूट्राइन फैक्टर्स हो या कुछ एंडोक्राइन फैक्टर्स हों जो मेजर फैक्टर्स हैं, वो अलग हैं। उनमें आप कंसीव हो रहा है आप लोगों को, लेकिन फिर वो सस्टेन नहीं कर पा रही है वो प्रेगनेंसी, उसको मिसकैरेज बोला जाता है। इनफर्टिलिटी में आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम पहले इनफर्टिलिटी की तरफ जाए तो कश्मीर में ये चीज़ देखी गई कि इनफर्टिलिटी ज़्यादा हो रही है, जैसे कि बिल्कुल। मैं देख पा रहा हूँ, या मिसकरेज ज़्यादा हो। पहले हम इनफर्टिलिटी की बात करेंगे, तो क्या वजूहात है इनफर्टिलिटी की कश्मीर में? कि स्पेसिफिक अगर हम देखेंगे कश्मीर प्रोविजंस को लेके, मैं काफ़ी टाइम बाहर काम कर चुका हूँ। वहाँ के रीज़न ऑफ इनफर्टिलिटी डिफरेंट है और कश्मीर का जो स्पेसिफिक जो रीजन है उसका इनफर्टिलिटी का रीज़न टोटल ही डिफरेंट है। ठीक। हमारे यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं इनफर्टिलिटी को लेके, वो यहाँ का जो हम बोलेंगे लाइफस्टाइल जो चेंज हुआ है आज के टाइम में लोगों का, इनकी लेट मैरिजेस होना, फ्यूचर को जो ये कंसर्न होते हैं फ्यूचर को लेके कि नहीं हम पहले अपना फ्यूचर सिक्योर करेंगे। सिक्योर करेंगे उसके बाद हम शादी करेंगे। पीसीओडी जो कि बहुत ही ज़्यादा है, आप बिलीव नहीं करेंगे, जो पीसीओडी है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कश्मीर में है। 30% से ज़्यादा रेट है, पूरे वर्ल्ड की 8 से 13% ही है, और इंडिया की इन स्पेसिफिक देखेंगे तो 19% ही है। लेकिन जब कश्मीर की बात करेंगे तो 30% से ज़्यादा लोगों को पीसीओडी है, जबकि यही पीसीओडी अगर हम इनफर्टिलिटी को लेके देखें तो 65 से 70% तक के लोगों को इनफर्टिलिटी पीसीओडी की वजह से भी हो सकती है। और अभी जो फर्टिलिटी जो रेट कश्मीर की है ये 1.4 to 1.6% ही है, तो ये बहुत कम है। आप पूरे वर्ल्ड में
सबसे ज़्यादा इनफर्टाइल जो कपल्स हैं वो कश्मीर के ही हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए। एंडोमेट्रियोसिस बहुत ज़्यादा है कश्मीर में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इस टाइम में जो एनालिसिस मेरी है अपने क्लिनिक को लेके, जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और जो मैंने बाहर काम किया है, जब मैं इनको आपस में मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जो एएमएच लेवल है कश्मीर के लोगों में, एएमएच लेवल काफ़ी हद तक अर्ली एज में भी बहुत कम देखी गई है। और एंटी मलेरियन हार्मोन इज़ अ प्राइमरी फैक्टर जो इफ़ेक्ट करता है फर्टिलिटी के लिए। तो अभी हम अगर पहले की बात करें, आपने भी कहा कि आज इनफर्टिलिटी या मिसकैरेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो क्या पहले भी ये चीज़ें हुआ करती थी, लोगों को इसकी इल्मियत कम थी, या आज ही अब एट अ टाइम जो आपने अभी कहा कि लाइफस्टाइल की वजह से ये चेंज हुआ है? नहीं, पहले इनफर्टिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। उसके एक दो रीज़न्स हैं। एक तो ये कि पहले लेट मैरिजेस का कंसेप्ट नहीं था, तो लेट मैरिजेस काफ़ी हद तक इफेक्ट करती हैं आपकी कंसेप्शन को। पहले अर्ली एज में शादियां होती थी और उनका सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी के टाइम है, जो मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूँ कि जो हमारा टोटल डाइटरी शेड्यूल है, जिसमें हमने हाई ग्लाइसेमिक डाइट लेना शुरू किया हुआ है, प्रोसेस्ड फूड्स लेना शुरू किया है, और जो केमिकलाइज्ड फूड्स मैं बोलूँगा, जो अडल्ट्रेटेड फूड्स हैं जो हम बाहर से परचेज़ करते हैं और अपने घरों में यूज़ करते हैं, वो पहले के टाइम में नहीं था। तो उसकी वजह से उनकी ओवरीज उतनी इफेक्ट नहीं रहती थी, एएमएच उतना इतना ड्रॉप नहीं रहता था। ठीक। और लेट मैरिज तो इटसेल्फ एज ए काज फॉर इनफर्टिलिटी, लेकिन वो चीज़ें पहले नहीं थी। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है। आप अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो ओबेसिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, बिल्कुल। और ओबेसिटी बहुत बड़ा काज है, क्योंकि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो आज के पॉपुलेशन का है वो थोड़ा अपग्रेड हुआ है, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान आए हैं। जैसे सैडेंट्री लाइफस्टाइल डेवलप हो गया लोगों में, तो ये काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करता है आपकी फर्टिलिटी को। पहले ये चीज़ें नहीं थी। पहले लोग काम भी करते थे, एक अच्छी एज में शादी भी करते थे, बिल्कुल। और बाहर का जो फूड था, जो प्रोसेस्ड फूड था, वो नहीं लेते थे। आज के टाइम में ये सारी चीज़ें हैं, इसकी वजह से जो फर्टिलिटी है वो काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट हुई तो है। अभी आपने बात की थी पीसीओडी की। पीसीओडी से इनफर्टिलिटी होती है और मिसकैरेज, क्या ये दोनों चीज़ें इससे हो सकती है? हाँ बिल्कुल। तो जो पीसीओडी है, पीसीओडी एक्चुअल में इरेगुलर पीरियड काज करता है, और इरेगुलर पीरियड्स में आपका जो फर्टाइल पीरियड होता है वो मिस हो जाता है। इन लोगों को पता नहीं चलता है कि फर्टाइल पीरियड कौन सा है। दूसरी बात यह है कि उनमें एनोवुलेशन होती है, अंडे निकलना उनमें बहुत कम हो जाता है, या अगर अंडे निकल भी जाते हैं तो बहुत पुअर क्वालिटी के होते हैं। तो ये बहुत हद तक इफेक्ट करता है। और मिसकैरेज तो पीसीओडी में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनकी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, हाइपर एंड्रोजनिज्म स्टेटस क्रिएट हो जाता है, या इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिसकैरेज रहता है पीसीओडी में। एक्चुअली में पीसीओडी को ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ, वी कैन कंट्रोल इट, एंड अगर हम अर्ली इंटरवेंशन करें, हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि लोग फर्टाइल हो तो पाएँ। डैट मीन्स कि अगर हम पीसीओडी की बात करें, अगर हम कोई अभी यंग है, अनमैरिड कोई है, तो अगर उसको लगता है कि मुझे पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, तो उसे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। 100% हम पीसीओडी को मानते हैं। इसमें प्रिवेंशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि आपको जैसे भी अपने अंदर सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को तो विजिट जो करें। अभी मैं कुछ टाइम पहले इस पे रिसर्च कर रहा था, वो हेयर ग्रोथ होना, क्या भी वो इससे रिलेट कर सकते हैं? देखिए, पीसीओडी के क्राइटेरिया ही यही हैं। अगर आपको पीसीओडी को डिफाइन करना है तो आपके पास रोटेटम में एक क्राइटेरिया आता है, जिसमें आपके पास 3 फैक्टर्स होते हैं जिससे हम पीसीओडी को डिफाइन कर सकते हैं। उसमें से अगर आपके 2 भी फैक्टर्स पॉजिटिव आ रहे हैं तो आप पीसीओडी हैं। यहाँ एक बहुत गलत मिथ है लोगों में। देखिए, रोटेटम बता रहे हैं कि अगर आपके पास फीचर है कि आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको पीरियड नहीं हो रहे हैं टाइम से, या अगर हो रहे हैं तो बहुत कम हो रहे कम हैं, हो रहे हैं। तो ये पीसीओडी का एक लक्षण हो सकता है। दूसरा, आपका हेयर ग्रोथ हो रहा है, आपको सेंट्रल ओबेसिटी हो रही है, पेट आपका फूल रहा है, आपको एक्नीज हो रहे हैं सारे बॉडी पे, तो ये भी एक फीचर है, एक भी सिम्टम है, एक पीसीओडी का है। उसके बाद तीसरा है कि जो हम अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं, अगर 3 में से 2 भी आपके पास पॉजिटिव हैं, ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको अल्ट्रासाउंड पे दिखाया जाए कि आपको सिस्टर्स नहीं है तो उसका मतलब है कि आपको पीसीओडी नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर 3 में से आपके पास 2 भी पॉजिटिव आ रहे हैं, आपके सिम्टम्स हो रहे हैं, आपको एक्नीज हो रहे हैं, हिस्टोरिज्म हो रहा है, आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, भले ही आपका अल्ट्रासाउंड आपको नहीं दिखाया, ये पीसीओडी ही है। और अगर स्पेसिफिकली आप अल्ट्रासाउंड करने जा रहे हैं और वो आपको सिस्टर्स दिखा रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं। ये वन ऑफ द फैक्टर है। ठीक। सो ये डिफाइन करने के लिए हमारे पास रोटेंडम क्राइटेरिया है, और जब भी आपको ये सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं तो प्लीज़ आप विजिट करें अपने डॉक्टर को, वो आपको इसका बेटर ट्रीटमेंट बता सकते हैं। आपने अभी बताया कि एज फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे अभी जैसे कि हम देख रहे हैं, हमारा इरेगुलर स्लीप साइकिल जो है
वो हो रहा है, या हमारे हैबिट्स जो आपने इससे पहले भी कहा था, क्या ये रियल है कि इन चीज़ों से भी इनफर्टिलिटी हो रही है? नहीं, 100% हो रही है। मैं कैटेगोरिकली बोलूँगा कि एज बहुत बड़ा फैक्टर है इनफर्टाइल होने के लिए, बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये हमें बहुत समझना पड़ेगा कश्मीर में इस टाइम। अगर हम अभी के रेट के हिसाब से देखें जो 1.4 टू 1.6% फर्टिलिटी रेट इस टाइम हो रही है, तो विद इन पासिंग ईयर्स हम बोलेंगे 20 ईयर्स या 30 ईयर्स हमारी जनरेशन बहुत नीचे जाएगी, हमारी ग्रोथ जो है वो बहुत कम होगी। क्योंकि हम अभी जो हमारी मतलब जो बहनें हैं वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से आप मैक्सिमम इनफर्टिलिटी सेंटर्स को जो बाहर काम कर चुके हैं वो कश्मीर में अभी आ रहे हैं आ और रहे हैं, सेटअप इस्टेब्लिश कर रहे हैं। बिल्कुल। नहीं तो उनको क्या फ़ायदा है यहाँ विज़िट करने का, बिकॉज़ उन सबको पता है कि कश्मीर में भी इनफर्टिलिटी एट पीक है और इसका बहुत बड़ा फैक्टर है एज। एज में अब यहाँ पे इतनी कॉन्शियसनेस डेवलप हो चुकी है लोगों में कि वो ये सोचते हैं कि पहले हम अपना कैरियर स्टेबलाइज करेंगे, उसके बाद हम शादी करेंगे। शादी करेंगे। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है, क्योंकि जब आपका कैरियर एक्चुअली में एस्टैब्लिश हो गया होता है तो आपके पास बच्चे नहीं होते। तो आप वो कैरियर किस चीज़ के लिए एस्टैब्लिश कर रहे हैं जबकि आपकी जनरेशन उसके बाद नहीं आने बिल्कुल, वाली ये है। पॉइंट तो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना है कि हमारी जनरेशन्स, जो आने वाली जनरेशन, असल में हम उनके लिए ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन उस चीज़ को करने में एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि 30 से बाद में शादियां करते हैं, और ख़ासकर ये जो पीसीओडी है या जो एंडोमेट्रियोसिस है, इन लोगों को चाहिए कि वो एक अप्रोप्रिएट एज पे शादियां करें, एक यंग एज में शादियां करें, क्योंकि उनका पहले से ही इनका कंसप्शन रेट जो बहुत कम होता कम है। होता है। तो अगर ये आप एज फैक्टर भी इसमें जोड़ देते हैं तो इसमें बहुत इफेक्ट होगा कि वो आगे जाके कंसीव नहीं करेंगी, और ये होता भी है एक्चुअली, आजकल यही हो रहा है। तो मैं बोलूँगा एज फैक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट तो फैक्टर है। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे इसी की, इनफर्टिलिटी की। क्या इसकी वजह खाली फीमेल्स है या मेल्स भी है? क्योंकि हर बार अगर हम कहेंगे कि फीमेल की गलती है, इनफर्टिलिटी है, तो वही शायद बांझ है, मर्द ठीक है। तो क्या इसमें ऐसा कुछ है कि देखिए, पहले तो मैं बोलूँगा कि ये गलती नहीं है, हाँ, हाँ, ये एक डेवलपमेंट है। देखिए, जो भी दुनिया में आता है, जो भी चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये अल्लाह ताला की परमिशन से ही होता है, बिल्कुल। और उसका एक अपना क्रिएशन है जिस हिसाब से वो कर सकते हैं। हम जहाँ अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए, लेकिन किसी भी तरीके से फीमेल ही इस चीज़ के लिए रीज़न नहीं होते। 40% मेल भी रीज़न होते हैं, 40% फीमेल्स रीज़न होते हैं, और 20% हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड है, बहुत सारी अदर वजहों की वजह से। सो मैं ये बोलूँगा कि जैसे मैं आजकल अपने क्लिनिक पे देखता हूँ, मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं जो एज़ोस्पर्मिक हैं, मेल्स, जिनमें एक्चुअल में स्पर्म्स बिल्कुल है ही नहीं। तो आप ये कंसिडर करिए कि अगर मैं पूरे मंथ में 10 या 12 साइकिल्स आईवीएफ कर रहा हूँ, उसमें मैं 4 या 5 साइकिल्स उन लोगों के भी करता हूँ जो एज़ोस्पर्मिक होते हैं। तो और अगर हम फीमेल्स की बात करें तो बहुत सारे फीमेल्स ऐसे हैं जिनमें कोई रीज़न है ही नहीं, उनके अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है, बिल्कुल उनका इमेज बिल्कुल अच्छा होता है, उनके यूट्राइन कैविटीज़ ट्यूब्स वगैरह बिल्कुल फाइन होती हैं, हार्मोनल्स उनके बिल्कुल अच्छे होते हैं, मैनेस्ट्रेट टाइम पे कर पा रहे हैं, लेकिन कंसीव नहीं कर रहे हैं, उसको अनएक्सप्लेन बोलते हैं। उनमें आप फीमेल्स को नहीं जोड़ सकते। फीमेल्स अगर फॉर एग्जांपल ट्यूबल फैक्टर है, आपका ओरियन फैक्टर, एंडोमेट्रियोसिस है, पीसीओडी है, या कोई फाइब्रॉयड है, ये खाली 40% लोगों में ही देखा गया है। लेकिन एज़ोस्पर्मिया की रेट बहुत हद तक ग्रो हो रही है। ये से पहले 40% नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत हद तक यहाँ एज़ोस्पर्मिया बहुत ज़्यादा अभी आ रहा है। तो अभी जो आपने ये बात की एज़ोस्पर्मिया की, तो अभी जो आपने कहा कि रेट बढ़ रही है इसकी, तो इसकी क्या वजूहत है? स्ट्रेस मुझे लगता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस चीज़ का। दूसरा, केमिकलाइज्ड फूड्स जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं घरों में, जो हम खा रहे हैं, वो बहुत हद तक इफ़ेक्ट कर रहा है आपके स्पर्म्स को। आपका वर्क कल्चर, आप कहाँ काम कर रहे हैं, कितनी हीट में आप काम कर रहे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आज के टाइम में रिलेट कर पा रहा हूँ, मुझे जो अपने हिसाब से लग रहा है, ड्रग्स बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके स्पर्म्स को। स्मोकिंग तो बहुत ही बड़ा फैक्टर है एज़ोस्पर्मिया या टेराडोजोस्पर्मिया या अदर जो स्पर्म में डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं, उसके लिए ये स्मोकिंग जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि दोनों स्ट्रेस ही इज इसके मोस्ट लिए अभी मतलब बराबर के है कि मेल और फीमेल अभी दोनों इनफर्टिलिटी के शिकार हो 100%, रहे हैं। 100%। और हमें यहाँ पे एक दूसरे को समझना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी फैक्टर हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इसमें दोनों एज ए कपल हम बोलते हैं, तो ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो अवेयरनेस अभी तक मैं भी देख पा रहा हूँ, लोगों में अवेयरनेस उतनी ज़्यादा नहीं। क्या आपको ये चीज़ लगती है कि अवेयरनेस इन चीज़ों के रिलेटेड नहीं? नहीं है। मैं चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करे,
कि फ्री अवेयरनेस कैंप स्टार्ट करें इनके अपने मेडिकल कॉलेजेस में, बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी है। या रीच आउट टीम्स को इस्टाब्लिश करें जो पेरिफेरीज में जाएं, जो उनसे बात करें, वहाँ देखें कि व्हाट आर द रीजंस कि ये क्यों नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। इस टाइम में मुझे लगता है गवर्नमेंट का ये स्टैंड होना चाहिए हेल्थ को लेके, क्योंकि ये हमारी जनरेशन का सवाल है। तो इससे पहले आपने अभी बात की थी आईवीएफ की, क्योंकि अभी यहाँ बहुत सारे सेंटर्स आ रहे हैं, दिन ब दिन ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। तो आईवीएफ का डिसीजन कपल को कब लेना चाहिए? देखिए, आईवीएफ के डिसीजन को लेके मैं बोलूँगा कि ये डिपेंड करेगा आपकी एज को लेके, आपके एएमएच और अदर फैक्टर्स को लेके। देखिए, अगर कोई पेशेंट है जैसे हम बोलेंगे कि मेल फैक्टर है, एज़ोस्पर्मिया है, तो मुझे लगता है एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल उनको आईवीएफ का डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि उसमें और कोई तरीका नहीं है कंसीव होने का, उसमें आईवीएफ ही एक ऑप्शन होता है। अगर फीमेल को हम कंसिडर करेंगे कि फीमेल बिल्कुल नॉर्मल है, उनकी एज 25 ईयर से कम है अभी, तो मैं चाहूँगा कि 2-3 साल वो वेट करे, नेचुरली कंसीव करने की कोशिश करे, और उसमें हो जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, हो जाता है। लेकिन अगर अब फैक्टर्स हैं, लाइक आपके पास पीसीओडी है, आपके पास एंडोमेट्रियोसिस है, आपके पास ओवरियन इनसफिशिएंसी है, या एएमएच लेवल कम है, तो मैं चाहूँगा कि अगर आपकी एज लेस देन 30 ईयर्स है, तो आप 1 साल या 2 साल वेट करें। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप आईवीएफ का आईवीएफ के डिसीजन लिए? लें। अगर आपकी एज 30 से ज़्यादा है तो मुझे लगता है 1-2 साल के बाद ही आप डिसीजन ऑफ, या 1 साल के बाद ही आप डिसीजन ऑफ आईवीएफ लें, क्योंकि इस टाइम इनफर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। अब मैंने कश्मीर में जो देखा है वो है कि ये बहुत वेट करते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो उसके तो बाद फिर उसके आईवीएफ बाद के ये लिए? आईवीएफ के लिए जाते हैं। लेकिन आईवीएफ की सक्सेस रेट एक्चुअली उस टाइम में होती नहीं है, तो ये मैं बोलूँगा एक तरह का वेस्टेज ऑफ मनी है। सेल्फ आईवीएफ में सक्सेस रेट बहुत कम होती है। सेल्फ का मतलब होता है जब एग और जो स्पर्म्स हैं वो उसी कपल से लिए जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना यहाँ पे। अगर हम इस आईवीएफ की सक्सेस रेट के बारे में बात करें, मैं बोलूँगा जितनी जल्दी हो सके, आपको लग रहा है कि आपकी उम्र 30 साल से कम है, 2-3 साल वेट करें, फिर अगर नहीं हो पा रहा है तो आईवीएफ के लिए जाएं। अगर आपके पास 30 साल से ज़्यादा उम्र है तो आप 1-2 साल वेट करिए एट द मैक्सिमम, फिर आईवीएफ के लिए आप वेट ना करें, क्योंकि सक्सेस रेट बहुत मैटर करती है, खासकर फीमेल की एज को लेके। और तो मैं चाहूँगा कि 1-2 साल के बाद ही आईवीएफ के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा, या इसके बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। ये बहुत तो इंपॉर्टेंट है। अगर हम परसेंटेज की बात करें, 30 एज तक और 30 से अबव, कितनी परसेंटेज सक्सेस रेट है आईवीएफ की? अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, मैं बोलूँगा हायर सेंटर्स की। मैं देखिए, एक लोकल सेंटर्स होते हैं जिनमें मैं यूजुअली रिसर्च आउट नहीं होता है, बिल्कुल। तो जो पब्लिसाइज रिसर्च है हमारे पास, 40 से 50% से ऊपर कभी भी सक्सेस रेट नहीं आई है किसी भी बड़े सेंटर में। मैं बहुत बड़े सेंटर्स में काम कर चुका हूँ, उनकी सक्सेस रेट भी 40 से 50% में ही जाती है। सेल्फ आईवीएफ के लिए मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा, क्योंकि हम मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। डोनर आईवीएफ बिल्कुल प्रोहिबिटेड है हमारे रिलीजन में, बिल्कुल। इसको बिल्कुल प्रमोट ही नहीं करता। और मैं लिटरली बोलूँगा कि जो भी पेशेंट मेरे पास आते हैं, मैं कैटेगोरिकली उनको बोलता हूँ कि मैं डोनर आईवीएफ नहीं करता, और ना मैं कभी करूँगा लाइफ में, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप अल्लाह के खिलाफ जा रहे हो। तो बिल्कुल। मैं वो चीज़ प्रमोट ही नहीं करता, और ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। यहाँ पे लोगों को समझना चाहिए, ये बहुत मतलब ये बेहतर है आपके लिए अगर आपके पास बच्चे ना हो, रादर कि आपके पास वो बच्चा हो जो अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद ना हो, बिल्कुल। कि आप खुदा के साथ जंग करके जो कोशिश करें जो बच्चा लेने की। सेल्फ आईवीएफ में इससे ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं आई है, लेकिन जितनी भी एज आपकी बढ़ती जाएगी सक्सेस रेट उतनी ड्रॉप होती जाएगी। तो 35 से अगर आप ऊपर सोच रहे हैं सक्सेस रेट्स का, तो 20 से 30% से ज़्यादा नहीं आते। नहीं आती। अब आईवीएफ सक्सेस रेट डोनर आईवीएफ की ज़्यादा होती हैं, 70 to 80% टच करते हैं, क्योंकि उनमें एग्स जो होते हैं वो यंग लड़कियों से लिए जाते हैं। 18-20 साल की लड़कियों से एग्स लिए जाते हैं, अच्छा। स्पर्म्स यंग मेल से लिए मेल्स के जाते लिए हैं, तो इसलिए उनकी सक्सेस रेट ज़्यादा है। इसीलिए यंग एज में आईवीएफ की सक्सेस रेट हमेशा ज़्यादा है। ज़्यादा रहती है। और जितनी एज बढ़ती जाएगी फीमेल की स्पेशली, तो ड्रॉप होती ड्रॉप जाती होती है। जाएगी। तो बातें कुछ और भी करनी थी आपसे, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। तो उन कपल्स के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी जो कंसीव करना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा है, अब वो स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? देखिए, पहले अपने आप जो भी आपके डॉक्टर हैं, जो भी आप इसके एक्सपर्ट हैं, उसके पास जाएं। उनसे पहले डिस्कशन करें कि अगर आप 2 साल 3 साल से कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एडिशनल चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे पास 3 चीज़ें होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं जिससे हम बोलते हैं पेशेंट को कंसीव करने के। एक मेथड होता है नेचुरल कंसेप्शन, जो हम पहले ही इसको टाइम दे रहे होते हैं कि आप 1-2 साल कोशिश करें, अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आप हमारे पास आइए। बिल्कुल। नेचुरल कंसेप्शन का आप वेट 1-2 साल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और मेथड होता है जिसको हम ओवुलेशन स्टिमुलेशन का मेथड बोलते हैं, जिसमें हम यूजुअली मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं ताकि हम फीमेल के एग्स बना पाएँ और इनको एक फर्टिलिटी टाइम बताया जाए ताकि उस टाइम पे कंसीव हो। अगर ये 5-6 साइकिल्स आप कर चुके हैं
और आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो मेहरबानी करके उससे आगे मत जाइए। डॉक्टर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। तो आपको जस्ट एक सजेशन चाहिए कि आप ये सब कर चुके हैं, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। यहाँ लोग 20-30 साइकिल्स ओवुलेशन स्टिमुलेशन ले रहे होते हैं, जिनको पता नहीं होता कि उनकी ओवरीज एक्चुअल में डिस्ट्रॉय हो रही होती हैं। ओह! आप 6 साइकिल से ज़्यादा नहीं कर सकते, मैक्सिमम 7 साइकिल्स पे भी जाइए, लेकिन याद रखिएगा इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं ड्रग से। ये आपको आगे जाके कंसीव नहीं करने देंगे। आपका जो ओरियन पूल है वो खत्म हो रहा होता खत्म है, हो रहा है। आप कंसीव ही नहीं कर पाएंगे नेचुरली। अगर आप उसके बाद अपने डॉक्टर से बात करिए, उसके बाद हमारे पास थर्ड मेथड होता है जिसे हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स बोलते हैं, जिसमें IUI होता है, IVF होता है, इनकी अलग अलग सक्सेस रेट्स होती हैं। ये आप अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से बात कर सकते हैं कि आपके लिए इस टाइम क्या बेनिफिशियल रहेगा बिल्कुल। या क्या चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी, तो प्लीज़ उसको फॉलो करें। इन मिथ्स को फॉलो ना करें कि कोई पेशेंट है, एक डॉक्टर के पास गया है तो वहाँ से कंसीव नहीं हुआ, दूसरे पास गया तो वहाँ से कंसीव है। नहीं, ओवुलेशन मेथड सेम रहता है, पूरे वर्ल्ड का एक ही मेथड है, और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक भी सेम है, पूरे वर्ल्ड में वही एक टेक्निक है जो हर जगह, हर आज के टाइम में तो हर किसी को पता होता है। तो बेटर इज़ टू विजिट योर डॉक्टर, उसके साथ कंसल्ट करें और एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचे जितनी जल्दी हो सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। जैसा कि आपने जाना अभी कि जो इनफर्टिलिटी रेट है किस वजूहात से, किन वजूहात से ज़्यादा हो रही है, या मिसकैरेज जो होना वो किस वजूहात से हो रहा है, ये आप सबने जाना। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा आपको कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक में, मेल हो फीमेल हो, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, और एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है कि हमेशा फीमेल की गलती नहीं होती है, मेल की भी गलती हो सकती है। आता हूं लौट के किसी और खास मेहमान के साथ, तब तक आप देखते और सुनते रहिए रेडियो 89.6 FM पैगामी शोपियां, हमारे दिलों की धड़कन।